नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर। जैसे कि हमने सिविक्स का अपना 7th चैप्टर शुरू कर रखा था और उसके अंतर्गत हम 5 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके थे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो चैप्टर हमारा यानी लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत हम लगभग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज इसका अंतिम जो पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अंतिम पार्ट के अंदर जो डिस्कशन होगा हमारा वो होगा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल की स्वतंत्रता यानी नागरिकों की गरिमा और आजादी, यानी लोकतंत्र के अंदर नागरिकों को किस प्रकार से उनकी गरिमा और आजादी के प्रति सचेत रखा जाता है, यानी नागरिकों की जो उम्मीदें हैं वो अपनी गरिमा के प्रति, अपने शान के प्रति, अपनी आजादी के प्रति कुछ ज्यादा होती हैं। और लोकतंत्र में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो उस समय हमने 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसके अंतर्गत एक हमारा पॉइंट ये भी था डेमोक्रेसी प्रमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि लोकतंत्र जो है व्यक्तियों के जो गरिमा और जो स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा देता है। तो किस प्रकार से बढ़ावा देता है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर लोगों को अपनी गरिमा और आजादी के इतनी छूटें किस प्रकार से दी जाती हैं। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, रेस्पॉन्सिव होती है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर हम एक बात ये भी रख सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन होता है, लोकतांत्रिक शासन जनता का खुद का शासन होता है और इसके अंदर जनता को अपनी मान मर्यादा, अपनी गरिमा और अपनी आजादी के बारे में अपने जो साथी लोग होते हैं उनसे कुछ उम्मीदें होती हैं। यानी जैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बदले में हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार हो, रेस्पेक्टफुल व्यवहार हो। तो ये सभी चीजें किसके अंदर हैं? लोकतांत्रिक शासन के अंदर ये सभी चीजें जो है देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जहां पर डिक्टेटरशिप या मोनार्की से होता है वहां पर व्यक्ति को न तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, न फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और व्यूज होती है, न ही उसको प्रेस की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इवन फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, यानी कहीं भी उसको घूमने फिरने की किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं दी जाती। लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर उन्हीं लोगों के बीच से चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र के अंदर जितने भी जो नेता लोग होते हैं, जितने भी पॉलिसी मेकर होते हैं, वो सभी जनता के बीच से गए हुए हैं और जनता ने उनको खुद को चुना है। इसलिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ज्यादा जो है डिग्निटी और फ्रीडम की तरफ ध्यान दिया जाता है। किस प्रकार से दिया जाता है यहाँ पे देखिए, एवरी सिटीजन वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो मेंस। यहाँ पर हर व्यक्ति क्या चाहता है, समाज का हर व्यक्ति ये चाहता है कि समाज में जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, समाज के अंदर उसके जो साथी लोग हैं वो भी ठीक उसी प्रकार से उसका सम्मान करें जैसा मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं। यानी एक दूसरे के अंदर जो है रेस्पेक्ट के जो फीलिंग होती है उसको जनरेट करने की, उसको क्रिएट करने की डेमोक्रेसी के अंदर एक पावर होती है। एक दूसरे के मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता है। यह डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा गुण होता है। डेमोक्रेसी इसके अंदर जो लगभग सभी जो लोकतांत्रिक देश हैं उसके अंदर इसमें जो ये जो परिणाम है, इस परिणाम के अंदर लोकतांत्रिक शासन है वो काफी हद तक सफल हुए। तीसरी बात इसके अंदर क्या है, डेमोक्रेसी हैव अचीव्ड दिस टू ए सर्टेन। हाँ, यही बात जो हमने डिस्कस की कि जो लोकतांत्रिक शासन है, विश्व के अंदर जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर डिग्निटी एंड फ्रीडम को प्रेफरेंस दी जाती है। यानी लोगों की भावनाओं की कदर की जाती है, लोगों के जो आइडियाज होते हैं उनके साथ अकोमोडेशन किया जाता है, उन लोगों की बातों को जो इकट्ठा करके या एक तरह से उन लोगों की बातों को सुन करके, बहुत से लोगों समुदायों की बातों को सुन करके, उनके विचारों को लेकर के फिर उन सभी पे एक अकोमोडेशन होता है, तालमेल, बातचीत होती है, कन्वर्सेशन चलता है, उनके ऊपर डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग्स के बाद ऐसे मुद्दों को जब एक सामूहिक रूप में कलेक्ट करने के बाद उनका एक निष्कर्ष निकाला जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है। कंक्लूजन निकालने के बाद फिर जो कॉमन
फीचर्स होते हैं या कॉमन डिमांड्स होती हैं, उन डिमांड्स के ऊपर सर्टेन पॉलिसीज जो है फॉर्म कर दी जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं, वो इस चीज को यानी नागरिकों की जो गरिमा और आजादी है उसको काफी हद तक अचीव करने में सफल रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत हम करते हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की गरिमा। हमने इतिहास के अंदर काफी पढ़ा है, जो हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसके अंदर भी जाना कि किस प्रकार से प्राचीन समय में महिलाओं का आदर होता था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई महिलाओं के साथ जो है भेदभाव की नीतियां जो है वो भेदभाव का व्यवहार किया जाने लगा, इक्वल स्टेटस उनको नहीं मिला, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इक्वली ट्रीट नहीं किया गया महिलाओं को। तो इस प्रकार से समाज के अंदर महिलाएं, एक समय ऐसा था जब नारियों को पूजा जाता था, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की जो इज्जत है वो समाज में घटती चली गई, इनके जो रेस्पेक्ट का जो मैटर था वो घटता चला गया। एक प्रकार से बीच में आकर जो हम ये मान के चले कि जो माध्यमिक जो काल था, हमारा मध्यकाल था, उस दौरान महिलाओं के साथ इवन महिलाओं को बहुत सी सामाजिक बुराइयों का भी सामना करना पड़ा। इन सब के लिए महिलाओं को क्या करना पड़ा था? वुमेन हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स। महिलाओं को अपनी गरिमा के लिए, अपनी आजादी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, जो है उन्हें समाज से काफी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जब जाकर के बहुत से आंदोलन हुए, अमेरिका के अंदर 1965 के अंदर आंदोलन हुआ, जो महिलाओं के जो सुधार आंदोलन थे वो आंदोलन चले। इवन फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उस दौरान हमने देखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया, फिर भी उनको जो पैसिव सिटीजन्स के अंदर रखा गया, एक्टिव सिटीजन का इनको जो है दर्जा नहीं दिया गया था। इसी प्रकार से चाइनीज और इवन इंडियन जो हिस्ट्री है उसके अंदर भी हमने देखा है, जो पर्टिकुलरली जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके अंदर जब इनका बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था, बीच में एक ऐसा दौर आता है जहां पर महिलाओं के साथ वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसके लिए महिलाओं ने समय समय पर अपने आंदोलन किए हैं, अपने जो रेस्पेक्ट को दोबारा हासिल करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, यहाँ पर महिलाओं के साथ इस प्रकार का जो अनइक्वल जो ट्रीटमेंट हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारे जो सामाजिक जो संरचना है, फॉर्मेशन है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि आज के जो वर्ल्ड के अंदर देखा जाए, विश्व के अंदर देखा जाए, तो बहुत से समाज क्या है, मेल डोमिनेटेड समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज होने के नाते महिलाओं के जो विकास की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए महिलाओं ने अपने इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, इक्वल जो ट्रीटमेंट है उसको हासिल करने के लिए समय समय पर आंदोलन किए, समय समय पर जो रैलियां की हैं, इन सब के लिए क्या क्या वुमेन, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वुमेन कैन नाउ वेज। अब जब महिलाओं को आज जो इक्वल ट्रीटमेंट का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, इसके लिए इनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। आज जब ये चीजें हमारे सामने हैं, हम तो ये नहीं कह सकते कि प्राचीन समय से ही इस प्रकार से चली आ रही हैं। इसके लिए इनको एक लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं, और तब जाकर के आज इनको जो इक्वल वेजेस का है या इक्वल स्टेटस का मैटर है वो इन महिलाओं को मिल पाया है। इसके लिए आज ये क्या कर सकती हैं, इसके अगर जो इनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये कोर्ट में जाकर के अपने केस को रेज कर सकती हैं, कोर्ट में, यानी अपने इक्वल ट्रीटमेंट के लिए डिमांड कर सकते हैं। यानी कोर्ट के अंदर आज महिलाओं को ये कानूनी और नैतिक रूप पर ये दर्जा प्राप्त है। इसके लिए ये इवन कोर्ट तक जा सकती हैं, न्यायालय तक का दरवाजा खटखटा सकती हैं यदि इनके साथ आज समाज के अंदर अन्याय होता है। इस चीज को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के साथ हमेशा से ही जो है समानता का व्यवहार किया जाता था। इसके लिए इनको बार बार हम बता रहे हैं कि लंबा संघर्ष करना पड़ा है। हमारे सामने अमेरिका का एग्जाम्पल है, अमेरिका के अंदर किस प्रकार से मानव जो अधिकार आंदोलन है, अधिकार आंदोलनों की किस प्रकार से लड़ाइयां लड़ी गई थी, किस प्रकार से एक इंसिडेंट हम काफी बार हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, इवन जो हमारे लिटरेचर की इंग्लिश की बुक होती है उसके अंदर भी एक लेडीज जो है, लेडीज को किस प्रकार से सीट से उठा दिया जाता है बस के अंदर जब वो अपनी यात्रा पर होती है। तो जब गोरे लोग उसमें बोर्ड करते हैं, गोरे लोग उसमें यात्रा करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, तो उस लेडीज को कैसे उस सीट से उठा दिया जाता है, ब्लैक जो लेडी थी, और वहीं से इसके अंदर जो है मानव
अधिकारों के जो है आंदोलन शुरू हो जाते हैं अमेरिका के अंदर। इस प्रकार से ऐसी बहुत सी कहानियां हैं महिलाओं के जो गरिमा के संदर्भ में, महिलाओं के रेस्पेक्ट के जो कहानियां हैं, जो इतिहास के अंदर इतिहास इन चीजों से भरा पड़ा है। तो इन चीजों के बारे में बहुत से हमें ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कास्ट इनइक्वालिटीज, सामाजिक जो जातीय असमानताएं हैं वो, यानी समाज ऐसा है जिसके अंदर कुछ लोग जो है उच्च दर्जे के होते हैं, यानी समाज के अंदर उनका बहुत ज्यादा स्टेटस होता है। कुछ लो कास्ट पीपल होते हैं जिनको कि हम डिसएडवांटेज्ड बोलते हैं, उनको इस प्रकार के जो एडवांटेजेस होते हैं, जो सरकार की सुविधाएं होती हैं, उनका फायदा नहीं मिल पाता है। या डिस्क्रिमिनेटेड जो लोग होते हैं, जैसा कि हमने अमेरिका का एग्जांपल लिया, साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले सकते हैं हम, जहां पर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के अंदर किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसको अपार्थाइड नाम दिया गया था। इस प्रकार के जो सिस्टम है, इन सिस्टम्स के लिए जो डिसएडवांटेज्ड क्लासेस थे उनको डेमोक्रेसी के अंदर बड़ा महत्व दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, कास्ट हैव गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू डेमोक्रेसी। आज इस लोकतंत्र की वजह से ये जो डिसएडवांटेज्ड क्लास हैं, जो ये वंचित क्लासें हैं या जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, आज उन क्लासों को जो काफी रेस्पेक्ट मिला है, काफी स्ट्रेंथ मिली है, क्योंकि वोट का राज है। और जो वोट के राज के अंदर किसी भी देश के अंदर देखिए जो वेल्थ का जो क्राइटेरिया चलता है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 80-20 के आसपास चलता है, लगभग यही हर देश के अंदर है। यानी 80% रिसोर्सेज जो है वो 20% जनता के पास हैं, और 20% जनता के पास जो है वो जो 80% पॉपुलेशन है उसके पास 20% रिसोर्सेज है। यानी 20% वेल्थ 80% लोगों के पास और 80% वेल्थ 20% लोगों के पास। ये जो सामाजिक असमानता है, ये जो इसी जातीय असमानताओं के अंदर भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्राचीन समय में जो समाज था वो कर्म के आधार पर बटा हुआ था। यानी जो जैसा कर्म करता था, जो जैसा कार्य करता था, उस आधार पर समाज बटा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे फिर ये काम है, जो ये जो चीजें हैं, ये कर्म के आधार की चीजें हैं, ये जन्मजात बनती चली गई, और इस प्रकार से सामाजिक विभाजन जो है, ये जातीय विभाजन, फिर जो जैसा काम करता था, जैसे चरम का काम करने वाला देखा जाए तो वो चरमकार, मिट्टी का काम करने वाला कुंभकार, इस प्रकार से सोने का काम करने वाला सोन, इस प्रकार से जातियों का विभाजन होता चला गया। कुछ जातियां जिनको समाज में अच्छा वर्चस्व प्राप्त था, जो क्षत्रिय थे, जो ब्राह्मण थे, जिनको शिक्षा का या मंदिर मस्जिदों का पाठ करवाने का जो अधिकार प्राप्त था, वो जातियां जो है ऊपर उठती चली गई। इस प्रकार से सामाजिक जो ताना बाना है, जो प्राचीन समय से था, उसमें बीच में आकर के थोड़ा सा एक तरह से इक्वलिटी को देखने की भी कोशिश की, उसमें गेन प्राप्त करने की कोशिश की। जैसे कि हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में सुना है और उसको पढ़ा है, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। वहां पर किस प्रकार से जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड थी। फर्स्ट 2 स्टेट्स को जो है टैक्सेस से एग्जेप्शंस मिला हुआ था, यानी सरकार जितने भी टैक्स वगैरह पे किए जाते थे उन सभी टैक्सेस से उनको छुटकारा मिला हुआ था। लेकिन जो गरीब जनता थी, 3rd क्लास थी, जो मजदूर वर्ग था, उसको सारे टैक्स पे करने पड़ रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो सामाजिक असमानता थी, किस प्रकार से जो कास्ट इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती चली गई आगे चल करके। इसके अंदर और क्या था, अब इन जातियों को, ये जो कास्ट हैं, जो कि समाज के अंदर पिछड़ी जातियां थी, उनके क्या किया गया, आरक्षण का मुद्दा जो है वो इसके अंदर आया। महिलाओं के बारे में डिस्कस किया जाए तो महिलाओं को भारत के संदर्भ में देखा जाए तो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज के अंदर इनको 1/3 जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इससे 1/3 का जो रिप्रेजेंटेशन का या आरक्षण की बात है, वो पार्लियामेंट के अंदर जो विधानसभाओं के से संबंधित है, उससे रिलेटेड भी एक बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, जो पंचायती राज अधिनियम है, उसके अंदर महिलाओं को 1/3 सीट्स जो है आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार से अगर जो हम कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में देखें, यानी डिसएडवांटेज्ड जो क्लासेस हैं, यानी SC STs हैं, इनके लिए भी आरक्षण का सुविधाएं की गई हैं, चाहे वो एजुकेशन के मैटर में हो या राजनीति के मैटर में हो, वो सभी सुविधाएं जो है लोगों को दी जा रही हैं। अब इनके लिए क्या है, दे नाउ हैव द लीगल एंड मोरल राइट। अब इन लोगों को क्या मिला हुआ है, वैधानिक और नैतिक क्या मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, टू फाइट फॉर इक्वल स्टेटस
अपने समान दर्जे के लिए, समान रुतबे के लिए एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि उनको भी समाज के अंदर जो है समान अधिकार या समान अवसर दिए जाने चाहिए। अब तक के डिस्कशन के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर नागरिक जो हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपने गरीबों के प्रति जो है किस प्रकार से सतर्क हो गए हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र के प्रति जो है यानी डेमोक्रेसी के प्रति लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफी बढ़ जाती है, और लोकतंत्र के अंदर लोगों के जो आकांक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका बढ़ना ही लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी सफलता है। लोकतंत्र के जो अधिकांश परिणाम है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो लोगों की लोकतंत्र के प्रति जो आकांक्षाओं का बढ़ना है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड बेटर कॉज, तो इससे डेमोक्रेसी के सामने क्योंकि आए दिन नई परीक्षाएं होती रहती हैं, यानी डेमोक्रेसी के सामने नई नई चुनौतियां होती रहती हैं। एक जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, लोगों की जो एक उम्मीद होती है उसको फुलफिल किया जाता है, तो अदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसके सामने आ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है वो एक बेटर गोल प्रदान करने की, एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी लोगों की उम्मीदों को, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर खरा उतरने का अपना हर संभव प्रयास करती है। तो ऐसे में क्या होता है, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज सर्विंग टुवर्ड्स अ बेटर गोल। लोकतंत्र के अंदर हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि लोगों का अच्छा हो, लोगों के जो जीवन स्तर है वो अच्छा बने, लोगों के सामने जो लोग डेमोक्रेसी के सामने जो विभिन्न प्रकार के जो गोल रख रहे हैं उन ध्येयों के अंदर, उन लक्ष्यों के अंदर लोकतंत्र जो है अपने आप को सफल साबित करें। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि कैसे ये गोल सेट किए जाते हैं जनता के द्वारा। जनता क्या करती है, आम लोग क्या करते हैं, पीपल कॉन्स्टेंटली डिमांड मोर बेनिफिट्स। जैसे एक उम्मीद लोगों की, एक जो आकांक्षा है वो पूरी होती है, तो वैसे ही लोगों की अन्य आकांक्षाएं डेमोक्रेसी के सामने और विकसित हो जाती हैं। दूसरे प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको लोकतंत्र के सामने रख देते हैं। देयर आर ऑलवेज मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र से अधिक उम्मीदें लोगों की जुड़ी रहती हैं और अधिक डिमांड आ जाती है। जब भी हम कभी लोकतंत्र के बारे में लोगों से बातचीत करते हैं तो लोकतंत्र के गतिविधियों के बारे में या उनके एक्टिविटीज के बारे में, एक्शंस के बारे में, लोग उनके अच्छाइयों के बारे में बोलने की बजाय क्या करते हैं कि अपनी शिकायतों का एक अंबार लगा देते हैं, यानी उनकी शिकायतें और ज्यादा आती हैं कि लोकतंत्र के अंदर सरकार ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसे में इन आकांक्षाओं का, इन उम्मीदों का, या ये कहें कि सरकार के सामने इस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार और देख पुट करना, यही लोकतंत्र को क्या बनाता है, एक अच्छे जो सरकार बनाने के लिए प्रेरित करता है, अच्छे से अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए प्रेरित करता है। आगे देखिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इसके अगले पॉइंट के अंदर हम इसको क्लियर करते हैं। पीपल आर मोर पावरफुल। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि जनता का शासन होता है, यानी जनता ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि अगर जो जनता के विल के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर जनता क्या करेगी, उस पार्टी को वोट कास्ट नहीं करेगी, और उस पार्टी को वोट कास्ट नहीं करेगी तो वो नेता लोग जो हैं वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, यानी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे, सरकार को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी शासन करने का दोबारा उनको मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए लोकतंत्र के अंदर जनता जो होती है वो सर्वशक्तिमान होती है। पीपल नाउ, अब देखिए यहाँ पर एक बात और है कि पीपल नाउ लुक क्रिटिकली एट द वर्क ऑफ दोज हु हैड पावर, यानी अब लोगों ने जो सत्ता के अंदर काबिज लोग हैं, जो सरकार चला रहे हैं, या जो पावरफुल हैं, या जो अमीर हैं, उन लोगों के खिलाफ आलोचनात्मक, क्रिटिकल का मतलब है आलोचनात्मक टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है, यानी उनके काम को कसौटी पर कसना शुरू कर दिया है। उनके काम को, अगर जो गलत काम करते हैं, जनता के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो ये लोग आलोचना करने से भी नहीं कतराते हैं, यानी अच्छा काम करते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब गलत काम करते हैं, जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में इनकी आलोचना करने से भी ये लोग नहीं हिचकिचाते हैं। ये बात ये दर्शाती है ये कि लोगों के अंदर जब डिससेटिस्फेक्शन होती है, असंतुष्टि होती है, तो ये लोग अपनी आवाज को बुलंद करने में हिचकिचाते नहीं हैं। ये लोग अपनी आवाज को बुलंद करने में हिचकिचाते नहीं हैं,
यानी सरकार के सामने अपना एगिटेशन है वो रख देते हैं, अपना जो गुस्सा है वो रख देते हैं, चाहे वो रिलीज के माध्यम से हो, चाहे वो कैंपेन के माध्यम से हो, चाहे वो धरनाज के माध्यम से हो। ऐसे में ये सभी बातें ये दर्शाती हैं कि जो जनता है, अब जनता जो प्राचीन समय में राजा और जो प्रजा का संबंध होता था, यानी अब जनता प्रजा नहीं रह गई है। जो राजा ने बोल दिया उसको अंधे होकर फॉलो करने वाले नहीं है, यानी ब्लाइंडली राजा की बात पर विश्वास करने वाले नहीं है। आज लोकतंत्र के अंदर कोई भी जो सरकार होती है उसका काम बोलता है, काम के आधार पर सरकार का जो मूल्यांकन किया जाता है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है। और लोकतंत्र के जितने भी परिणाम हैं उन परिणामों के अंदर सबसे बड़े जो उपलब्धि है ये डेमोक्रेटिक पार्टीज की या डेमोक्रेटिक जो सरकारें हैं उनकी है, क्योंकि जब तक सरकारें जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी वो सत्ता में दोबारा काबिज नहीं हो सकती हैं। इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता की उम्मीदों को पूरा करने वाला शासन होता है। इसी वजह से जनता की जो उम्मीदें हैं वो लोकतंत्र से ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए आज विश्व के अधिकांश देश जो हैं, क्योंकि जनता के अकॉर्डिंग शासन करने के जो अपने एजेंडे रखते हैं उन पे काफी हद तक खरा उतरने की कोशिश करते हैं, और जो खरा नहीं उतर पाते हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर सत्ता में नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, पूरे चैप्टर का जो है ओवरव्यू किया है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्यों अच्छी हैं, या व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स दैट मेक इट बेटर गवर्नमेंट फ्रॉम अदर या मोनार्की और डिक्टेटरशिप, या व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबल, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पॉन्सिव, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स, और व्हाट आर द या हाउ डिड जो डेमोक्रेसी प्रोवाइड बेटर गोल्स और प्रमोट पीपल्स डिग्निटी एंड फ्रीडम। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मूल आधार पर जिसके बेसिस पे बनते हैं, इसका जो कंटेंट है उसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हमें जो है अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही बनता है कि व्हाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर पार्टी या अदर सिस्टम, अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो किस प्रकार से तानाशाही या राजतंत्र से किस प्रकार से अच्छी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है। तो इस प्रकार से हमने अपना आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणामों के बारे में चर्चा की। पूरे चैप्टर को जो है आज हमने कंप्लीट किया। ये 6th लेक्चर है, यानी इसके हम इस चैप्टर के हमने टोटल 6 लेक्चर डाले हैं। 1 बाय 1 एक एक को करके आप देखते हैं तो पूरे चैप्टर का जो व्यू है वो अपने माइंड के अंदर सेट हो जाता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे माइंड के अंदर सेट हो जाते हैं, जो कि आपको एग्जाम के अंदर इवैल्यूएशन करने में काफ़ी मदद करेंगे। थैंक यू।